नमस्कार बंधुओं। आज 1857 के विद्रोह के संबंध में एक नया वीडियो लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के कौन कौन से प्रमुख कारण थे। तो उसमें पहले भाग में हमने 3 प्रकार के कारणों की विवेचना की थी, जिसमें पहला था राजनीतिक कारण या राजनीतिक परिस्थितियां, दूसरा था सामाजिक कारण और तीसरा था आर्थिक कारण। तो 3 तरीके के कारणों की व्याख्या हमने उस वीडियो में की थी। आज हम और अगले 3 प्रकार के जो कारण हैं, जो परिस्थितियां हैं 1857 के विद्रोह होने की, उनके बारे में बात करेंगे। तो आज जिन कारणों की हम व्याख्या करेंगे, बात करेंगे, उसमें सबसे पहले है धार्मिक कारण। वे कौन सी धार्मिक परिस्थितियां थी जो अंग्रेजों ने भारत में पैदा कर दी थी, जिसके कारण से हिंदुस्तान के लोग अंग्रेजों के खिलाफ होते चले गए, इन पर बात करेंगे। दूसरे में बात करेंगे सैनिक कारणों की। वे कौन कौन सी सैनिक व्यवस्थाएं थी या परिस्थितियां थी जिनके कारण से भारत के लोग जो है वो क्रांति करने के लिए तैयार हो गए। और तीसरे तात्कालिक कारण, जो इमीडिएट कॉज था, वो क्या था। तो इन तीनों पर आज चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरू करते हैं धार्मिक कारण या धार्मिक परिस्थितियां। तो इसमें जो पहली परिस्थिति है वो ईसाई धर्म का प्रचार। जब अंग्रेज हिंदुस्तान आए थे, या अंग्रेज जो है वो किसी भी जगह पर गए, किसी भी देश में गए, तो वो अपना 3G सिस्टम लेकर के गए थे। उनके 3 लक्ष्य थे। पहला लक्ष्य था धन प्राप्त करना, व्यापार के द्वारा धन को प्राप्त करना। पहले वो जी का मतलब था गोल्ड। गोल्ड का मतलब टू गेट मनी फ्रॉम द अदर कंट्रीज। दूसरा था ग्लोरी, वहां पर जाकर के अपना प्रभुत्व स्थापित करना है, जिससे कि गौरव बढ़ सके, उनका प्रतिष्ठा बढ़ सके उनकी। और तीसरा था जो गॉड था। गॉड का मतलब ईश्वर, ईश्वर का मतलब है रिलीजन। रिलीजन के माध्यम से धर्म को बढ़ाना, धर्म का प्रचार करना, प्रसार करना। और उसके लिए अंग्रेज अपने साथ में मिशनरियां लेकर के आए थे, क्रिश्चियन मिशनरीज लेकर के आए थे। और उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया था हिंदुस्तान में आकर के, वो ये किया था तमाम दूसरे धर्म के लोगों को प्रभावित करके उनको ईसाई धर्म में शामिल करना, धर्म परिवर्तन करवाना। तो ईसाईयत का जो प्रचार हो रहा था और जगह जगह जो धर्म परिवर्तन करवा रहे थे अंग्रेज, उससे हिंदुस्तानियों को ये भय हो गया कि अब हमारी धर्म और संस्कृति के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। तो इसके कारण से हिंदुस्तान के लोग, चाहे वो हिंदू हों, मुस्लिम हों या अन्य धर्मों के लोग हों, वे लोग धीरे धीरे अंग्रेजों की इस विचारधारा के खिलाफ हो गए और एक ऐसा आक्रोश तैयार हो गया जो क्रांति के लिए परिस्थिति पैदा कर रहा था, सिचुएशन पैदा कर रहा था। दूसरा देखेंगे धार्मिक कारण में, तो वो था भारत में धर्म सुधार आंदोलन। अब भारत में जो भी धर्म थे, उन धर्मों के अंदर बहुत सारी विसंगतियां थी, बहुत सारी कुरीतियां थी, बहुत सारी प्रथाएं और परंपराएं इस तरीके की थी जो समाज का विकास नहीं होने दे पा रही थी। उसमें अस्पृश्यता, छुआछूत, बहुपत्नी विवाह, बहुपति विवाह, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बहुत सारी कुरीतियां थी। जब हिंदुस्तान के अंदर एक वैचारिक प्रादुर्भाव हुआ तो उनकी तरफ ध्यान गया लोगों का और धीरे धीरे उन्होंने इनकी आलोचना शुरू कर दी। तो वहां क्या हो गया, धर्म सुधार होने लगा। राजा राम मोहन राय वो पहले व्यक्ति थे हिंदुस्तान के अंदर जिन्होंने इस क्षेत्र में काम किया था और उन्होंने सती प्रथा को उखाड़ फेंकने के लिए जीवन पर्यंत परिश्रम किया। उन्होंने पहले आत्मीय समाज की स्थापना की 1813 ईस्वी में, और उसके बाद 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की। और उसके माध्यम से समाज के अंदर जो भेदभाव, कुरीतियां, सती प्रथा इत्यादि जो था, उसको दूर करने के लिए प्रयास किया। जब उन्होंने ये काम किया तो उसके बाद समाज के दूसरे लोग भी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, महादेव गोविंद रानडे,
हैं, और केशव चंद्र सेन जैसे लोग थे जिन्होंने विभिन्न संगठनों के माध्यम से इस काम को आगे बढ़ाया। पहले ब्रह्म समाज ने इसको आगे बढ़ाया, फिर प्रार्थना समाज ने इसको आगे बढ़ाया, और फिर एक हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी वैचारिक क्रांति सी पैदा हो गई जिसके द्वारा धर्म सुधार का काम होने लगा। तो जो लोग धर्म सुधार से जुड़े हुए थे वे अन्य लोगों को ये बात बता रहे थे कि भाई अब हमारे धर्म के अंदर सुधार हो रहा है, लिहाजा किसी दूसरे धर्म में आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस धर्म सुधार ने भी एक ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी जो कि अंग्रेजों के ईसाईयत के प्रचार के लिए चुनौती बन गई थी। तो ऐसी स्थिति में क्रांति की सिचुएशन पैदा होने लगी। अगली बात, हिंदू धर्म के सिद्धांतों की अवहेलना। अब जो अंग्रेज थे, अंग्रेज क्या कर रहे थे, जो हिंदू धर्म की विभिन्न प्रथाएं और परंपराएं थी, उन नियमों और सिद्धांतों की वे अवहेलना करने लगे, उनको दरकिनार करने लगे और लोगों से कहने लगे कि ऐसा मत कीजिए, जिससे कि हिंदू लोग जो है वो भयभीत हो गए, घबरा गए कि कहीं अंग्रेज जो है वो हमारी धर्म और संस्कृति को नष्ट कर देंगे और अपनी धर्म और संस्कृति जो पाश्चात्य कल्चर है, जो पाश्चात्य पैटर्न है, उसको लागू कर देंगे। तो जिसके कारण से तमाम हिंदू लोग जो थे वो इससे बहुत नाराज थे, जो दक्षिणपंथी थे वो बहुत ज्यादा नाराज थे। अगली बात, डलहौजी के सुधारों को न स्वीकारना। लॉर्ड डलहौजी जब गवर्नर जनरल बनकर के आया हिंदुस्तान में, तो उसने बहुत सारे सुधार कार्य करवाए, जिसमें रेलवे का विकास हुआ, तार संचार का विकास हुआ और तमाम चीजों का विकास हुआ। तो यद्यपि ये विकास जो है वो समाज को एक नई दिशा दे रहा था, लेकिन जो हिंदुस्तान का समाज था, हिंदुस्तान के जो लोग थे, वो इसको स्वीकार नहीं कर रहे थे। वो अपने देश की व्यवस्था से इसे छेड़खानी समझ रहे थे, जिसके कारण अच्छा दूसरी बात क्या थी, लॉर्ड डलहौजी ने जब हड़प नीति लागू की तो उसके आधार पर उन्होंने जो हिंदुओं का एक बहुत पुराना और बहुत ही कहना चाहिए प्रचलित नियम चला आ रहा था उत्तराधिकार का, जिसमें गोद लेने की प्रथा थी, यानी जिसके कोई भी उत्तराधिकारी नहीं होगा, जिस राजा के या नवाब के या किसी अन्य शासक के, तो वो अपनी इच्छा से किसी अन्य व्यक्ति को, किसी बालक को या बालिका को गोद ले सकता है और वो फिर उसका उत्तराधिकारी होगा। ये नियम चला आ रहा था, लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने इसको हटा करके हड़प नीति लागू कर दी। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी रियासत में कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो वो रियासत स्वतः ही अंग्रेजों के पास आ जाएगी, आप गोद लेकर के उत्तराधिकारी नहीं बना सकते। तो जब लॉर्ड डलहौजी ने इस तरीके की नीतियां लागू की तो उनका हिंदुस्तानी लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया और एक ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई जिसके कारण से अंग्रेजों का विरोध होना निश्चित हो गया और क्रांति का प्रादुर्भाव होना भी निश्चित हो गया। अगला जो धार्मिक कारण देखेंगे, अंग्रेजों की विभेदकारी नीति। अब अंग्रेज जब हिंदुस्तान आए थे तो उन्होंने देखा था कि हिंदुस्तान के समाज के लोग जो है वो भले ही अलग अलग धर्मों के हों, अलग अलग संप्रदायों के हों, लेकिन उनमें एक वैचारिक एकता इस प्रकार की थी जो अंग्रेजों को चुनौती दे रही थी बराबर। तो उन्होंने अगर देखा जाए तो प्लासी के युद्ध से लेकर के और निरंतर वो स्थिति चलाते रहे जिससे कि हिंदुस्तानी लोगों में आपस में तनाव पैदा हो जाए, चाहे वो हिंदू मुस्लिम के आधार पर हो, चाहे वो क्षेत्र के आधार पर हो, चाहे वो भाषा के आधार पर हो, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, चाहे किसी अन्य आधार पर हो, आर्थिक स्थिति के आधार पर हो, वो बराबर विभेदकारी नीति अपना रहे थे, भेदभाव की नीति अपना रहे थे। जमींदारों को जैसे ज्यादा अधिकार दे दिए या व्यापारियों को अधिकार दे दिए या व्यापारियों को अपने पक्ष में तोड़ लिया या हिंदुओं और मुसलमानों को अलग करने का प्रयास किया।
या जैसे क्षेत्र के आधार पर बंगाल के लोगों को, बिहार के लोगों को, उड़ीसा के लोगों को, दूसरे क्षेत्र के लोगों को अलग करने का प्रयास किया। दक्षिण भारत में इसी तरीके का प्रयास किया था। तो ये जो प्रयास था, ये प्रयास हिंदुस्तानियों को रास नहीं आया और उन्होंने अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिया। तो ये भी धार्मिक परिस्थितियां थी जिसके कारण से हिंदुस्तान में जनाक्रोश फैल गया अंग्रेजों के खिलाफ और क्रांति की परिस्थिति पैदा हो गई। आइए अब देखते हैं सैनिक कारणों के बारे में या सेना से संबंधित जो परिस्थितियां थी उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो सेना के अंदर थी, जिस तरीके से भारतीय समाज के अंदर अंग्रेज विभेदकारी नीति अपना रहे थे, भेदभाव की नीति अपना रहे थे, उसी तरीके की नीति वो सेना में भी अपना रहे थे। सेना में क्या अपना रहे थे? सेना में दो तरीके के सैनिक थे, एक तो यूरोपियन सैनिक थे और एक भारतीय सैनिक थे। अब भारतीय सैनिकों में भी क्या था, विभिन्न जातियों के आधार पर बनाई गई रेजिमेंट्स थी। तो उन्होंने क्या काम किया, सबसे पहले तो भारतीय सैनिकों में और यूरोपियन सैनिकों में भेदभाव किया और वो ये किया कि यूरोपियन सैनिकों को ज्यादा वेतन मिलता था, भारतीय सैनिकों को कम वेतन मिलता था। प्रशिक्षण के दौरान यूरोपीय सैनिकों के साथ सदव्यवहार किया जाता था, जबकि भारतीय सैनिकों के साथ बहुत बड़ा दुर्व्यवहार किया जाता था। जब वो उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी, वो आगे चलते थे, पीछे से जो अंग्रेज ट्रेनर होते थे वो जूते का बूट मारते थे उनके और उनको गिरा देते थे। कई तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था। उनको वेतन ज्यादा मिल रहा है उसी काम के लिए, भत्ते ज्यादा मिल रहे हैं, भारतीयों को कम मिल रहे हैं, ड्रेस उनको ज्यादा अच्छी मिल रही है, भारतीय सैनिकों को नहीं मिल रही है। एक तो ये था यूरोपीय सैनिकों और भारतीय सैनिकों के अंदर। दूसरा, जो भारतीय सैनिक थे उनमें भी जो अलग अलग रेजिमेंट थी, चाहे वो महार रेजिमेंट हो, गोरखा रेजिमेंट हो या सिख रेजिमेंट हो, राजपूताना रेजिमेंट हो, विभिन्न जो आधार पर थी, उनमें भी आपस में वो भेद करते थे। जैसे सिख और गोरखा रेजिमेंट को ज्यादा महत्व देते थे, क्योंकि इन्होंने इस तरीके की परिस्थिति पैदा कर दी थी कि इन दोनों रेजिमेंट ने आगे चल करके विद्रोह को कुचलने का या क्रांति को दबाने का प्रयास किया था। तो ये वो कारण था जो कि सैनिकों के अंदर जो है कुंठा पैदा कर रहा था, आक्रोश पैदा कर रहा था। दूसरा जो कारण था वो ये था कि 1856 ईस्वी के अंदर सैनिक सेवा से संबंधित एक कानून पारित किया गया था, एक एक्ट पारित किया गया था, जिसको 1856 का मिलिट्री एक्ट कहा जाता है। इस एक्ट के अंतर्गत इन्होंने सैनिक क्षेत्र में कुछ कड़े नियम लागू किए थे और उन कड़े नियमों में 3 महत्वपूर्ण बातें थी। वैसे तो बहुत सारी बातें थी, लेकिन उनमें 3 बहुत खास बातें थी। पहली बात थी विदेश भेजना। इसके आधार पर यह था कि भारतीय सैनिकों को लड़ने के लिए, अंग्रेजों के पक्ष में लड़ने के लिए किसी भी देश में कहीं पर भी भेजा जा सकता है। खास तौर से सिंगापुर भेजे गए थे भारतीय सैनिकों को युद्ध करने के लिए। तो इसका भारतीय सैनिकों ने विरोध किया। कारण क्या था? कारण ये था कि खास तौर से जो हिंदू धर्म था उसमें एक परंपरा ये थी कि यदि कोई भी व्यक्ति अपनी सरजमी छोड़ करके और विदेश चला जाता है, वो समुद्र लांघ जाता है, तो वो विधर्मी हो जाता है, वो हमारे धर्म का नहीं रहता है। लिहाजा हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा अगर हम विदेश जाएंगे। अब ये सही थी या नहीं थी ये नीति, लेकिन ये विचारधारा चली आ रही थी। तो इसके कारण से जब ये आदेश दिया गया कि भारतीय सैनिकों को विदेश जाना है, तो भारत के सैनिकों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया कि हम विदेश नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। अगली बात थी पगड़ी बांधने पर रोक। बहुत सारे ऐसे सैनिक थे जो अपनी सांस्कृतिक परंपरा को लगातार बनाए हुए थे। खास तौर से राजपूताना रेजिमेंट था, सिख रेजिमेंट थी और भी कुछ रेजिमेंट थी जिनके परंपरा में
सिर पर पगड़ी बांधना, यानी सैनिकों को सिर पर पगड़ी बांधना अनिवार्य था, बांधते थे अपनी शान के लिए, कुछ जगह साफा बांधते थे। तो अंग्रेजों ने रोक लगा दी कि कोई भी सैनिक जो है वो पगड़ी नहीं बांधेगा, बल्कि अंग्रेजों के द्वारा जो टोपी उपलब्ध करवाई जाएगी या जो हैट उपलब्ध करवाया जाएगा वो पहनेंगे। ठीक, तो इससे क्या हो गया, इससे सेना के अंदर आक्रोश फैल गया। उन्होंने कहा ये तो हमारी संस्कृति के ऊपर, ये हमारी वेशभूषा के ऊपर बहुत बड़ी रोक है, हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। तो दूसरा जो प्रावधान था वो ये था। तीसरा जो प्रावधान था इस मिलिट्री एक्ट के अंतर्गत वो था डाक व्यय लागू करना। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि जब सैनिक सेना में थे और उस समय उनके घर से कोई पत्र इत्यादि आता था, तो पत्र आने का और पत्र भेजने का जो खर्च था वो अभी तक जो है अंग्रेज उठाते आ रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी उठाती आ रही थी, यानी सरकार उठाती आ रही थी। लेकिन अब इस नियम के आधार पर यह कह दिया गया कि आप जो भी पत्र व्यवहार करेंगे, सैनिक जो भी पत्र व्यवहार करेंगे, उसका उन्हें डाक व्यय देना पड़ेगा। तो हिंदुस्तानी सैनिकों ने इसका विरोध किया। अब इन्होंने क्या कर दिया कि जब कोई पत्र आता नहीं था घर से किसी का, किसी तरीके का, तो उस पत्र को वो दिखाते नहीं थे सैनिकों को। उन्हें पता ही नहीं चलता था कि आखिर हमारे घर पर क्या दिक्कत हुई है, क्या परेशानी हुई है, क्या कहना चाहते हैं हमारे घर वाले, और न ही वो अपने पत्र भेज पा रहे थे। तो ऐसी स्थिति में सैनिक बहुत नाराज हो गए और उन्होंने इसका विरोध करने का निर्णय ले लिया। तो ये भी सैनिक परिस्थितियां थी जिसके कारण से जिनके कारण से सैनिक में आक्रोश फैल गया और वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो गए। अब जो अगली बात थी जिसने आग में घी डालने का काम किया, जिस प्रावधान ने, जिस व्यवस्था ने, वो ये थी कि नए कारतूसों का उपयोग, यानी कि सेना को नए तरीके के कारतूस दिए गए उपयोग करने के लिए, और उन कारतूसों के ऊपर सुअर या गाय की चर्बी लगाई गई उनको चिकना करने के लिए। इसको जो ब्रिटिश इतिहासकार है रॉबर्ट्स, वो भी स्वीकार करते हैं और अन्य अधिकारियों ने भी स्वीकार किया है कि हाँ, कारतूसों के ऊपर उनको चिकना करने के लिए चर्बी लगाई गई थी। बाद में पता चला कि ये चर्बी जो है वो या तो सुअर की चर्बी होती थी या गाय की होती थी। अब सुअर की चर्बी, वो मुस्लिम जो लोग थे वो इससे घृणा करते थे सुअर से, इसलिए उनको वो नाराज हो गए, उनके ऊपर प्रभाव पड़ा। दूसरे गाय को, जिसको कि हिंदू लोग माता मानते थे, उसकी चर्बी जब लगाई गई तो भी नाराज हो गए और उन लोगों ने उस कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता था। तो उन्होंने कहा कि ये तो हम अपवित्र हो जाएंगे, हमारा धर्म अपवित्र हो जाएगा, इसलिए हम ऐसा काम नहीं करेंगे। तो जब ये कारतूस दिए गए चलाने के लिए, तो बहुत से सैनिकों ने कारतूस चलाने से मना कर दिया। जब मना कर दिया तो उनके ऊपर तरह तरह से दंडात्मक कार्यवाही की गई। तो सिचुएशन और ज्यादा बिगड़ गई, विस्फोटक की स्थिति हो गई। तो अब तक हम देखेंगे कि इतने जो कारण थे, जो परिस्थितियां थी, चाहे वे राजनीतिक रही हो, चाहे वे आर्थिक रही हो, चाहे सामाजिक रही हो, धार्मिक रही हो या सैनिक रही हो, इन सभी परिस्थितियों ने एक ऐसा वातावरण तैयार कर दिया था कि भारत के लोग छोटे स्तर से लेकर के बड़े स्तर तक, एक मजदूर से लेकर के और सैनिक तक, सभी नाराज हो चुके थे। अब स्थिति किसी भी समय विस्फोटक हो सकती थी। तो अगला जो कारण था वो था तात्कालिक कारण, इमीडिएट कॉज। अब इमीडिएट कॉज क्या था कि जब ये सारी परिस्थितियां तैयार हो गई तो उसके बाद क्रांति का संगठन, यानी सभी तरीके के लोग शामिल हुए कि आखिर हम लोगों को क्या करना है अंग्रेजों के खिलाफ। इसमें खास तौर से बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे और झांसी की रानी,
नाना साहब जैसे लोग जो है इसमें शामिल हुए और बैठकर के विचार किया कि आखिर क्या करना है। इसमें जो तात्या टोपे थे, इनका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग और इनको पेशवा बाजीराव ने सम्मान स्वरूप हीरे से जड़ी हुई टोपी दी थी, है ना। तो ये टोपी तात की बनी हुई थी, इसलिए इनको तात्या कहा गया और चूंकि टोपी थी इसलिए इनको टोपे कहा गया। तो तात्या टोपे इनका उपनाम था, जो प्रचलित नाम था वो लोगों को ज्यादा मालूम है, लेकिन वास्तविक नाम इनका था रामचंद्र पांडुरंग एवलेकर। ठीक है। तो ये सब लोग जब इकट्ठे हुए तो इन्होंने कहा कि आखिर हमें क्या करना है, अंग्रेजों का जो है विरोध कैसे करें। तो इन सब ने मिलकर के 31 मई 1857 की तिथि निश्चित की कि 31 मई को हम लोग अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजा देंगे। ठीक है। ये क्रांति का संगठन हुआ, प्लानिंग हुई, एक योजना तैयार हुई कि हमें ऐसा करना है। तो जब ये स्थिति तैयार हो गई, लेकिन इसके बाद एक और घटना घटित हुई जब ये विद्रोह शुरू हुआ। दूसरी घटना क्या घटित हुई? बैरकपुर की घटना। बंगाल में बैरकपुर छावनी में एक घटना घटित होती है और वहां पर वो चर्बी वाले कारतूस दिए जाते हैं सैनिकों को चलाने के लिए, जिनको सैनिक चलाने से मना कर देते हैं। जब मना कर देते हैं तो अंग्रेज अधिकारी उन पर दंडात्मक कार्यवाही करते हैं, उनको पीटते हैं, उनको सजा देते हैं। तो स्थिति बिगड़ जाती है और जब स्थिति बिगड़ गई तो मंगल पांडे नामक जो सैनिक थे, उनसे जब ऐसा कहा गया तो उन्होंने कारतूस चलाने से मना कर दिया। जब अंग्रेज अधिकारी ने जबरदस्ती किया तो उन्होंने अंग्रेज अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी। जब गोली मारकर हत्या कर दी तो मंगल पांडे को पकड़ लिया गया और पकड़ करके तुरंत उन पर उनका कोर्ट मार्शल हुआ, मुकदमा चलाया गया वहां पर और बहुत जल्दी निर्णय ले लिया गया और उनको सजाए मौत सुनाई गई। 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को क्या हुआ है कि मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। जब 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई तो इसके बाद फिर स्थिति बहुत ज्यादा विस्फोटक हो गई और उसके बाद 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में कदम सिंह के नेतृत्व में सैनिकों ने विरोध कर दिया और सैनिक कूच करने लगे मेरठ से लेकर दिल्ली की ओर और क्रांति की शुरुआत हो गई। तो मैंने जो आपको बताया है कि आखिर 1857 की क्रांति या 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे, वो राजनीतिक परिस्थितियां क्या थी, वो आर्थिक परिस्थितियां क्या थी, वो सामाजिक परिस्थितियां क्या थी, धार्मिक वातावरण किस तरीके का था, सैनिक व्यवस्था के अंदर क्या परिवर्तन किए गए थे और अंततः तात्कालिक कारण क्या थे, ये सारी की सारी बातें मैंने 2 वीडियो के माध्यम से आपको बताई हैं। पहले वीडियो में 3 कारणों की व्याख्या की थी, 3 प्रकार के कारणों की, और इस वीडियो में मैंने 3 प्रकार के कारणों की आपको व्याख्या की है, बताया है। उम्मीद करता हूं ये पूरी की पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये सूचनाएं पहुंच सकें। और यदि हाँ आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम ऐसे ही रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी से संबंधित वीडियो आपके पास लाते रहेंगे। अध्ययन जारी रखिए। गुड लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।